सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबों के लिए छठ माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को आपकी मंजिल प्राप्त हो और आप सभी अपने अपने मार्ग में उस द्वार तक पहुँचें जिसे सफलता का द्वार कहते हैं और वहाँ जाकर आप सभी को सफलता प्राप्त हो। आपका जीवन खुशहाल हो, सुखमय बीते और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। मेरे साथियों, इस वक्त आप लोग शाम वाली अर्घ संपन्न करके घर आ गए होंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैं ये क्लास शूट कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, आप सभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए आपकी ओर से गुरु दक्षिणा होता है। और न बिना दक्षिणा ज्ञान मैं देता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई बिना दक्षिणा ज्ञान ले, क्योंकि बिना दक्षिणा ज्ञान लेना उचित नहीं होता है ना। तो चलिए, खैर ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बाकी मेरे दोस्त, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बात और, कल मेरे दोस्त किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वीडियो यूट्यूब पर नहीं रहा। मैं उसी को शूट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, वो 30 क्वेश्चन था। मैं प्रयास करूंगा कि 30 से 40 क्वेश्चन जरूर शूट करूं, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त, कल यानी कल 20 नवंबर है। मैंने आप सबों से कहा था कि जिस दिन सुबह वाली अर्घ होगी, यानी कि 20 नवंबर सुबह वाली अर्घ के दिन इवनिंग में 9 बजे, यानी कल 9 बजे, कल 20 नवंबर है, सुबह का अर्घ है। और मेरे दोस्त, कल ही रात में 9 बजे आप सभी लोग लाइव आकर के हमें ये विश्वास दिलाएंगे कि आप कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए कुछ खास भी होगा। क्या खास होगा वो कल आपको पता चलेगा। तो मेरे दोस्त, हमारी एक आप लोगों से तमन्ना, हमारी एक इच्छा ये है कि आप सभी लोग कम से कम 5,000 प्लस लोग, चूंकि मैं देखता हूं कि वीडियो को आप लोग बाद में कम से कम 20-25 हजार लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 5,000 प्लस लोग कल लाइव आइए, है ना। और हम लोग मिलकर काम करते हैं, जो आपकी ओर से हमारे लिए समर्थन होगा। बाकी मेरा समर्थन आप लोग को प्राप्त है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैंने कुछ क्वेश्चन पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख दिया है पहले से, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। सबसे पहले नेचुरल नंबर होता क्या है? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? रियल नंबर होगी, इंटीजर होगी या होल नंबर होगी? तो मेरे मित्र, सबसे पहले रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है वो क्या होता है? तो वास्तविक संख्या में नेगेटिव संख्या, जीरो, भिन्न में, डेसिमल में, मेरे दोस्त इंटीजर में, साथ ही साथ रूट के अंदर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर नेगेटिव वाली नंबर को छोड़कर दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं, ठीक है। और ये एक पूर्णांक संख्या है जिसे आप पूर्ण संख्या जिसे आप होल नंबर कहते हो। होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो से स्टार्ट होने वाली नंबर होल नंबर होती है। और ये एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने रियल नंबर को देखो, कहां कहां आपको मिलेगा। तो मेरा रियल नंबर, नेचुरल नंबर को देखो कहां कहां मिलेगा। तो मेरा जो नेचुरल नंबर है वो तो हमें रियल नंबर में भी दिख रहा है ना। हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हमें होल नंबर में भी दिख रहा है। और अपना जो नेचुरल नंबर है वो मेरे दोस्त इंटीजर में, पूर्णांक में भी दिख रहा है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
अब मेरे दोस्त देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, ग्राहक को 5% की छूट देने का पेशकश करता है, एक और ऑफर देता है कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो आपको 5% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन पूछा है कि इन तमाम चीजों के बाद फाइनल हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो कोई बात नहीं दोस्त, आप डायरेक्ट सीपी और एसपी का रिलेशन ले सकते हैं। कहिए वो कैसे? यहां तो बढ़ा के एमआरपी बनाया गया है, तो एमआरपी क्यों नहीं? अरे भाई 20% बढ़ा के एमआरपी क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि 20% का लाभ ले लें। तो 20% बढ़ा के एमआरपी बना रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त 100 की चीज को वो 120 में बेचना चाहता था, मतलब बेच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो उस पर पहले 5% का डिस्काउंट दिया। 5% के डिस्काउंट का मतलब होता है 100 का चीज उसे 95 में बेचना पड़ गया। 5% की वो फिर से डिस्काउंट दिया, यानी एक बार फिर से 100 की चीज उसको 95 में बेचना पड़ गया। फाइनली देखो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो यहां से देखें अगर, तो 20 पंचे 100, 19 पचे 95, 20 पंचे 100 मेरे मित्र 19 पचे 95, ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये 20 छके 120। तो ये दोनों 5 से सिंपलेस्ट हुआ और ये जो है 20 से कटा है। ठीक है, अब आप जल्दी से गुना कर लो। इधर गुना करोगे मित्र मेरे 2000 हो जाना है, और इधर गुना करोगे 6 कम 6, 6 छा के 36 और 6 तिया 18 और 3 21। कैसे? 19 से 19 361, 361 को 6 से गुना करेंगे तो यही आएगा। तो मेरे दोस्त फाइनली आप देख रहे हो कि 2000 की चीज 2166 में बिक रहा है। इसका मतलब हमारा फायदा कितने का है? 166 का है। ठीक है भाई, किस वस्तु पर? 2000 की वस्तु पर इंटू 100, यानी हम यहां से देख सकते हैं 8.3% की। ठीक है, तो 8.3% की क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। बाकी इसको बनाने के लिए आप सीपी को 100, एमआरपी 120, फिर उस पर 2 डिस्काउंट देकर बेचेंगे तो वहां से भी आपको यही लाभ दिखेगा। ठीक है, तो वो आप बना लेना। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त ये क्या है? एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अंतः समद्वि भाजक एडी है। ठीक है, जो बीसी को डी पर मिलता है। अच्छी बात है। कहता है कि ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो बी डी अनुपात डी सी क्या होगा? मेरे दोस्त वेरी सिंपल, आपके सामने ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया है कि एंगल ए का जो मेरे दोस्त बाइसेक्टर है, एंगल ए का जो अपना क्या है? बाइसेक्टर। ध्यान देना, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बीसी को डी पर मिलता है। ए बी का मान 5 सेमी है और ए सी का मान क्या है? तो मेरे मित्र ए सी का मान आपका 6 सेमी। ठीक है, अब मेरे दोस्त बताओ, हमसे पूछा क्या है? बी डी और डी सी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अर्धक आधार को उसी अनुपात में बांटती है जो अनुपात उसके शेष भुजा का होता है। यानी मेरे मित्र यहां पर बीडी अनुपात डीसी जो है, बीडी अनुपात डीसी जो है वो ए बी अनुपात ए सी के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त ए बी आपका 5 है और ए सी आपका 6 है, तो यही हो जाएगा बी डी और डी सी। क्या किसी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है आपको? है किसी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो मेरे भाई, मैंने यहां भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा है, इसको निगेटिव वे में मत लेना। ठीक है, अब देखो हमें कहा कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांगसम नहीं होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। किस किस ऑप्शन के इंफॉर्मेशन से? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सर्वांग क्षमता की कसौटी होता क्या है? दो ट्रायंगल सर्वांगसम तभी होते हैं जब एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर हो, या एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए, या फिर एक त्रिभुज के दो कोण उसके बीच की भुजा तदनुरूपी बने दूसरे त्रिभुज की दो कोण उसके बीच की भुजा के बराबर हो। ठीक है, और नहीं तो RHS, ये समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशल सर्वांग क्षमता का रूल है। ठीक है, देखते हैं इन तीनों में से ए बी और सी में से कौन कौन सा जो है वो इन पर बैठ रहा है।
तो सबसे पहला हम देख रहे हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और कोण ए बराबर कोण पी। तो ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के बराबर है, कोण ए और कोण पी आपस में इक्वल है। तो हो तो गया दो भुजा बीच का कोण, दो भुजा बीच का कोण, तो दो भुजा और बीच का कोण। इसका मतलब यह है कि ये जो है यहां पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं। ठीक है भाई, ये दोनों सर्वांगसम हैं। लेकिन जहां तक इसकी बात है तो देखो दूसरा इंफॉर्मेशन में फिर वही बात कहा, ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है, ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है। साथ ही साथ कहा इसका जो शीर्षलंब ए डी है उसके शीर्षलंब पी एस के बराबर है। क्या मेरे दोस्त एक भी कसौटी में शीर्षलंब का कोई स्थान है? आप कहोगे नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरे भाई सर्वांगसम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा इंफॉर्मेशन फिर वही कहा, दो दो भुजा बराबर है, तो दो दो भुजा ए बी पी क्यू के और ए सी पी आर के। लेकिन यहां पर कोण बी और कोण क्यू इक्वल है, कोण बी और कोण क्यू इक्वल है। मेरे दोस्त कुछ देर के लिए तो आपको लगेगा क्या दो साइड और एक कोण, यहां भी देखोगे दो साइड और एक कोण, दो साइड और एक कोण आपस में बराबर है, ऐसे ऐसे लगाया जा सकता है। लेकिन दो साइड और एक कोण उसका भी एक ऑर्डर फिक्स है कि दो साइड हो लेकिन एंगल बीच का होना चाहिए, यानी कि दो साइड और उसके बीच का कोण, दो साइड और उसके बीच का कोण। क्या ये दोनों कोण दोनों साइड के बीच पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी यहां पर सर्वांगक्षमता की कसौटी फिट नहीं बैठ रही है। तो मेरे मित्र ये आपका सर्वांगक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपने देखा न सर्वांगक्षम यहां हुआ न सर्वांगक्षम यहां हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहां हुआ। तो मेरे मित्र बी में भी नहीं हुआ, सी में भी नहीं हुआ, और क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि कहां सर्वांगक्षम नहीं हो सकता है, बी में नहीं हो सकता है, सी में नहीं हो सकता है ना। यानी कि मेरे दोस्त हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां सर्वांगक्षम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई y प्लस जेड, ठीक है, y प्लस जेड, ठीक है भाई, इंटू एक्स, एकदम अच्छे से देखो, y प्लस जेड इंटू एक्स बराबर y का गुना x से कर दो और प्लस मेरे मित्र z का गुना x से कर दो। ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप तनिक सोचिए, y और z को जोड़ करके तब x से गुना करिए। अच्छा है, x का गुना y के साथ और x का गुना z के साथ करके जोड़ दीजिए, आंसर तो सेम ही आना है। कहोगे हाँ सर, आंसर सेम आना है लेकिन लिखने का स्टाइल तो है अलग अलग। तो मेरे दोस्त ये कौन सा स्टाइल है? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हो गया? वितरण का नियम। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ इतना पढ़ लेना इसका डिस्कशन नहीं माना जाएगा, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कभी भी दागा जा सकता है। तो आइए मैंने इस तीनों का इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दिया है। देखिए ये आपका साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है। आप कहोगे हाँ जी ए प्लस बी प्लस सी है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा फोन आ रहा है। तो वेलकम बैक आप सभी का। मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मेरे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी है ए प्लस बी प्लस सी। कहोगे सर इसमें क्या ऐसा स्टाइल बदल गया? अब आप बताओ, पहले ए बी को जोड़ लें फिर सी को जोड़ लें, या पहले बी सी को जोड़ लें फिर ए को जोड़ लें, आंसर तो सेम ही होना है। कहोगे हाँ सर, लेकिन लिखने का स्टाइल तो अलग अलग है, हैं? तो ये जो स्टाइल है वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, साहचर्य नियम कहलाता है। दूसरा मेरे दोस्त क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मेरे दोस्त, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अब 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आना तो 5 ही है, लेकिन लिखने का स्टाइल तो अलग है। कहोगे हाँ सर, तो इसी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं, है ना मेरे दोस्त, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन मेरे भाई तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। और वितरण नियम क्या होता है, ये ए इंटू बी प्लस सी है ना,
इसको आप ए बी और प्लस ए सी, यानी ए का गुना बी के साथ, ए का गुना सी के साथ करके आप जोड़ दीजिए। तो आंसर यहाँ भी जो आना है, आंसर वही यहाँ आना है, लेकिन लिखने का स्टाइल तो अलग अलग है। तो ये जो स्टाइल है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और इसी के बारे में मेरे दोस्त आपसे पूछा गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एकदम अच्छे से समझना है सब लोग को। ये कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष मैं दे देता हूं, चौथा शीर्ष आप बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, सीख लीजिए। एक बात तो मैं बता दिया था, दोबारा से बता रहा हूं मेरे मित्र। ये देखो 2,4, ये आपका क्या है 6,9। तीसरा शीर्ष क्या है आपका 8 और कोमा 10। चौथा हमें मालूम नहीं है। चौथा शीर्ष कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए मेरे दोस्त आप दोनों डायगोनल खींच लो। इसलिए डायगोनल, अब दोनों डायगोनल आपको पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मेरे दोस्त ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करेगा और ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये भी 2 बराबर भागों में, ये भी 2 बराबर भागों में। तब तो ये जो इस वक्त हमारा पॉइंट ओ होगा वो इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसे होना चाहिए, सबसे पहले आप इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, उसी के हेल्प से निकालोगे ना जो मालूम है। अगर इन दोनों के हेल्प से निकालना चाहोगे तो ये तो मालूम ही नहीं है, आप इन दोनों के हेल्प से निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मालूम है। मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 8 10, 10 का आधा क्या होगा 5। y1 प्लस y2 बाई 2, तो 4 प्लस 10 14, 14 का आधा क्या होगा 7 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त हमने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट इस लाइन का भी है। तो अब आप इन दोनों के सहारे मिड पॉइंट निकालिए। जैसे निकालने का प्रोसेस कीजिएगा वो अपने आप आ जाएगा। बताइए मिड पॉइंट का x कैसे निकलता है, x निकलता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो मिड पॉइंट पर x है कितना मित्र मेरे 5, x1 हमारा 6, x2 हमारा x और बटे में 2। तो यहां से 5 दूनी 10, यानी x का मान आएगा 4। दूसरी बात, मिड पॉइंट का y कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट का y निकलता है y1 प्लस y2 बाई 2। आप कहोगे हाँ जी सर। देखो मिड पॉइंट का y है कितना, ये है 7, और ये y1, तो y1 यहां से देख लो मेरे मित्र 9 है, और प्लस y2, तो मेरे भाई आप y2 देख लो, वहां से y है, और बटे में 2। 14 में से 9 घटेगा 5 आएगा, यानी आपने देखा 4 और 5। तो मेरे दोस्त ये आपका आ गया 4 और 5। आराम से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और मजे से आप लोग काम कर भी रहे होंगे। ठीक है, क्या कोई समस्या है किसी को, नहीं ना, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है भाई, अब देखो कौन सा क्वेश्चन है 77। ये क्या कहता है मित्र मेरे, ये कहता है वास्तविक संख्याओं वाली गुणोत्तर श्रेणी के पहले 2 पद का योग इतना, मेरे मित्र पहले 6 पद का योग इतना, तो पहले 4 पद का योग क्या होगा। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, कहोगे क्या, जीपी के 4 पदों, पहले ये जीपी होता क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी क्या है मित्र मेरी। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी, जीपी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है पहले इसको समझिए। जीपी का बेसिक होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, डॉट 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 ए आर की पावर n-1। ये मेरे दोस्त हमारा क्या है जीपी है। ये जीपी के मेरे दोस्त प्रथम 6 पदों का योग 91। प्रथम 6 पद लीजिएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5। ये है आपका प्रथम 6 पद, और प्रथम 6 पद का योगफल दिया है 91। साथ ही साथ प्रथम 2 पद का योग 7 दिया है। प्रथम 2 पद क्या है मेरे मित्र, ए और प्लस ए आर, और ये कितना है 7। अब अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इतना लंबा मेथड मैं पेपर में बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्या फायदा है इतना लंबा मेथड बनाने की, शॉर्ट ट्रिक दो, बहुत सारा बात आपके मन में आएगा। लेकिन एक बात बताऊं, आप किसी क्वेश्चन को देखकर एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन के बारे में क्यों सोचने लगते हो,
क्यों सोचते हो कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा? अरे मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जिसको बनाने वाले का ही सिलेक्शन होगा। नॉर्मल क्वेश्चन सिर्फ आप ही नहीं बनाओगे, पूरा का पूरा जो भी फॉर्म भरेगा नॉर्मल क्वेश्चन सब बनाएगा, तो फिर सिलेक्शन तो सभी का नहीं होगा, है ना? सिलेक्शन उसी का होगा जो नॉर्मल क्वेश्चन के साथ इसको बनाएगा। और मेरे दोस्त कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको डिटेल में चलना ही पड़ता है क्योंकि वहां शॉर्ट्स अवेलेबल नहीं होते, और जहां शॉर्टकट अवेलेबल होगा वहां तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, इसलिए हैव पेशेंस। ठीक है, चलो। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो शिक्षक बनने की, वहां पेशेंस की जरूरत तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त करना क्या चाहिए? तुरंत से मेरे दोस्त इसको भाग दे दो। आप जैसे ही भाग दोगे कुछ चीज को आप यहीं पर एनालिसिस करो। देखो, यहां भी प्रत्येक टर्म में ए है और ऊपर भी प्रत्येक टर्म में ए है, तब तो ए कॉमन आके कट ही सकता है। कहोगे हाँ जी सर, ए तो कॉमन आके कट जाएगा, ए तो कॉमन आके कट जाएगा, नीचे भी, यानी ऊपर से एक कॉमन आ जाएगा और नीचे से एक कॉमन आके कट जाएगा। एक कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा पता है, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ भी मेरे मित्र कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर यहाँ 1 प्लस आर, आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5। ठीक है, मुझे इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जैसे 1 प्लस आर है ना, तो 1 प्लस आर में अगर 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर देखो आर स्क्वायर आर क्यू में आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर बचेगा। फिर देखो आर की पावर 4 आर की पावर 5 में से आर की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर बचेगा। और नीचे आप क्या देख रहे हो मेरे मित्र? ये नीचे में आपका 1 प्लस आर तो अवेलेबल है और बराबर 13 सतह 91। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि 1 प्लस आर जो है ना, 1 प्लस आर मेरे मित्र कॉमन आकर के तो 1 प्लस आर भी कट जाएगा, 1 प्लस आर कॉमन आएगा और नीचे से खत्म हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमारे पास बच जाएंगे 1 प्लस आर की स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और बराबर में 13। ठीक है, मैं एक बात बताऊं क्या सर? ये आर की पावर 4 को आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 13 इस पर माइनस में होगा तो 1 में से 13 जाएगा तो -12 बराबर 0। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप आर स्क्वायर को कोई वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो, मान लिए। अब एक्स जैसे आर स्क्वायर की जगह रखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 बराबर 0। ये नॉर्मल द्विघात समीकरण हो गया, और नॉर्मल द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आपको तो आना ही चाहिए। तरीका आपको जो भी आता हो आप यूज करिएगा। ऐसे आप यहां पर एक्स का मान अगर निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं तो आपको -4 और आपको 3 दिखेगा। ठीक है भाई, अब देखो -4 और आपको 3 दिखेगा। तरीका जैसे आप जानते हैं वैसे निकालना। तो x तो हम माने थे आर स्क्वायर को, यानी आर स्क्वायर का एक मान -4 आ गया आर स्क्वायर का, और मेरे मित्र दूसरा मान आर स्क्वायर का 3 आ गया। मेरे भाई यहाँ तो r बराबर आपका -4 हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस में नंबर जो है वो काल्पनिक नंबर इमेजिनरी होता है, जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो रियल नंबर चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो r का मान √3, यानी यहाँ पे संभव सिर्फ और सिर्फ √3 होगा। तो r का मान यहाँ √3 हमने फाइंड कर लिया। अब मेरे दोस्त क्या करना होगा? ये जो आपका समीकरण 2 है उसमें r का मान डाल के a का मान निकालना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समीकरण 2 है क्या? a प्लस ए आर बराबर 7। अगर एक कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस आर का मान √3 बराबर 7, यानी a बराबर हो जाएगा 7 अपॉन √3 प्लस 1। तो आपको a भी मिल गया, आपको r भी मिल गया। क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन कहता है पहले 4 पदों का योग चाहिए। अगर पहले 4 पदों का योग चाहिए तो फॉर्मूला ही लगा लो ना, क्या ही दिक्कत है? Sn बराबर क्या होता है? a r की पावर n -1 और बटे r -1 है। अगर आपको 4 पदों का योग चाहिए तो a पहला पद आपका है क्या? 7 बटे √3 प्लस 1 और इंटू r की जगह पर क्या है? r की जगह पर √3 की पावर √3 हो गया, n का मान 4 है, 4 पद -1 और बटे ये आपका √3 -1। अब आप यहां से देखोगे जैसे ही आप सॉल्व करोगे ऊपर क्या होगा? 7 और 8 56 और नीचे होगा √3 प्लस 1 √3 -1 a प्लस बी इंटू ए -1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 - 1 2, ऊपर में 56 नीचे में 2, कितने हो जाएंगे? 28। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 होगा। तो मेरे भाई आप आराम से इसको फाइंड करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे जहरीले होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, कहोगे सर इसके लिए समय कहाँ से आएगा? तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जो बनाओगे तो वहां से आपको टाइम बचाना होगा और यहाँ पे उसको डालना होगा।
ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे मित्र आप इसको ध्यान से सब लोग देखो और देखो आपको कितना अच्छा लगता है जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे। मेरे मित्र ये कहता है कि एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 22 सेमी है, चौड़ाई 12 सेमी है। दो तरीके से इसको मोड़ करके बेलन बनाना है, तो बताइए सर बनाए गए दोनों ही बेलन का आयतन क्या होगा। देखो मैं आज आपको एक आयत को मोड़ करके बेलन बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे आयत को मोड़ के बेलन बनाया जाएगा। सबसे पहले एक आयत है और आयत की लंबाई जो है वो हमारा 22 सेमी है और चौड़ाई जो है ये हमारा 12 सेमी है। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ सर। अब देखो हम मोड़ते हैं इसको दो तरीके से। मेरे भाई दो तरीके से मोड़ता हूं, आप सब लोग ध्यान से देखो। पहले मेरे दोस्त हम ऐसे मोड़ना चाहते हैं, ऐसे। अगर आप मेरे मित्र इसको ऐसे मोड़ना चाहोगे, ऐसे, तो जब ये ऐसे मुड़ेगा ना इस तरीके से, मतलब इसको ऐसे मर मोड़ के फोल्ड करोगे तो ये जो 22 है वो 22 ही रह जाएगा। यानी आपका जो बेलन बनेगा वो ऐसा वाला बेलन बनेगा, ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा वाला बेलन बनेगा जिसमें मेरे दोस्त 22 जो ये था ना लंबाई, वो इस वक्त 22 आपके बेलन की ऊंचाई बनेगा। ठीक है, लेकिन ये अवश्य ध्यान दो कि मेरे भाई यहां कौन आएगा। तो देखो यहां पे एकदम समझने की कोशिश करना। मोरे हो ऐसे ना, अरे भैया इसको मोरे हो ना, तो ये जो तार है ना, ये तार, ठीक है, वही तार मेरे दोस्त इस वक्त यहां आया है और यहां आकर के ये सर्कल बना है। बेलन के बेस में सर्कल होता है तो पता ही है। तो ये जो 12 सेमी है वही यहाँ पे आके सर्कल बना है। तब तो मेरे मित्र यहाँ की त्रिज्या अगर छोटी आर मानता हूं तो बताओ ये चारों तरफ की जो लेंथ होगी तार की लंबाई, तो ये तो बेलन के आधार में वृत्त होता है तो वृत्त की परिधि बनेगा। यानी चारों तरफ के तार की लंबाई जो है ये आपके वृत्त की परिधि होगा, है ना। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ओके, और 2πr जो चारों तरफ की लंबाई हो जाएगी ना, जो मेरे दोस्त क्या होगा 12। यहाँ से r बराबर क्या होगा 6/पाई होगा। निकाल लिए, आप कहिएगा हाँ जी निकाल लिए सर। और अब मेरे दोस्त मैं चाहता हूं कि इसको आप ऐसे मोड़िए। कैसे, इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से मोड़िए, यानी कि ऐसे करके मोड़िए। जब आप इसको ऐसे मोड़िएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़िएगा कि 12 का 12 ऐसे ही रह जाएगा। यानी आपका बेलन जो है वो इस प्रकार बनेगा, इस तरह का बेलन बनेगा। ठीक है, जहां पर मेरे दोस्त ये 12 जो है वो आपका हाइट ही बना हुआ रह जाएगा। लेकिन आज आज जो मेरे दोस्त हम इसकी बात कर रहे हैं ये कहां से आएगा, आज ये कहां से आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से ध्यान से। आज मेरे दोस्त अगर आप इसको लाना चाहते हो कि ये कहां से आएगा, तो आपको पता है यही जो आपका 22 है ना, ये 22 यही मुड़ करके यहां सर्कल बना है। ठीक है, तब तो मेरे दोस्त यहां पर अगर मैं इसकी त्रिज्या को बड़ी आर मानता हूं तो यहां तार की जो लंबाई आज हमारा 2πr होना है, 2πr होना है, वो मेरे दोस्त क्या होगा, तो वो हमारा 22 होगा। 22 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से वॉल्यूम निकाल लो। सबकी त्रिज्या ऊंचाई मालूम है, वॉल्यूम निकालो। अब मेरे मित्र अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका, तो क्या बनेगा आयत, अरे घनाभ का वॉल्यूम होता क्या है, सॉरी बेलन का वॉल्यूम होता क्या है πr²h। आर स्क्वायर करोगे 6/पाई, 6/पाई, और इनटू मेरे मित्र इसकी ऊंचाई कितनी है 22। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 22/7, 6 पाई के लिए 22/7 होगा, 7 जाएगा ऊपर। फिर देखो 6 पाई के लिए 22/7 होगा, 7 जाएगा ऊपर, और इंटू 22। मेरे मित्र इसको अगर कैलकुलेट करता हूं, 22 से ये 22 गया, 22 से ये 22 गया, 7 से एक 7 चला गया, ये हो जाएगा 7 6 के 42, 42 को 6 से गुना करेंगे 252 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त थोड़ा सा इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम निकालोगे ना तो ये भी बेलन ही है, तो πr²h होगा। πr² करोगे 7/2, 7/2, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई इसका हो जाएगा 12। अगर हम यहां से सॉल्व करने चले जाएं, 7 से एक 7 चला गया, 4 तिया 12 हो जाएगा। मेरे मित्र 66 66 सते 7 6 के 42, 42 और 4 हो जाएगा 46। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस ले लेंगे तो मित्र ये आपका 210 आएगा। तो 210 यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे मित्र टेक्निकल क्वेश्चन को टेक्निकली आपको समझना होगा और सॉल्व करना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम समझ जाएंगे तो दोबारा से डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा,
आप डायरेक्ट वॉल्यूम निकालोगे और डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्क्रीनशॉट आप इसे अवश्य कर लेना। ठीक है, आओ देखते हैं मित्र मेरे ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि ए बी सी एक अचर है लेकिन शून्य नहीं है, कांस्टेंट है बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो बताइए एक्स बराबर -2b प्लस माइनस √4b² माइनस प्लस AC निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है वो सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? ऑप्शन में जो समीकरण दिया है ना, इन्हीं में से किसी एक समीकरण का वो सॉल्यूशन है। हमें ढूंढने कह रहा है कि इन तीनों द्विघात समीकरण में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से वो आएगा, है ना। तो अब मेरे दोस्त यहां पर हमारे पास दो उपाय है। वहां से एक्स का मान निकालकर एक बार बीच में प्लस एक बार बीच में माइनस, एक को अल्फा एक को बीटा मान ले, और समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। लेकिन वो इतना लेंदी हो जाएगा कि कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर फिर करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त हमें करना ये चाहिए, ध्यान से देखना सब लोग, हमें दोस्त मेरे ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए। अब कौन ऑप्शन उठाएं, हम गार्ड तो है नहीं मेरे दोस्त। सबसे रफ एंड टफ भाषा में अगर कहूँ तो आप वो ऑप्शन उठाना जो तनिक आपको भिन्न दिखेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों में देख रहे हैं कि सारा का सारा साइन पॉजिटिव है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि एक साइन इसका निगेटिव है, यानी ये थोड़ा मुझे अलग दिख रहा है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त हम इसको उठाते हैं। कहोगे सर ये तो आपने साइन देख लिया, वैल्यू वैल्यू जो इसका है वैल्यू वही इसका है, वैल्यू मेरे मित्र वही इसका भी है, तो मैक्सिमम संभावना है कि इसका या इसका सॉल्यूशन होगा। बट मैं इसको क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे साइन देख रहा हूं इन दोनों की सिमिलर है, यानी कि इसका दोनों साइन प्लस इसका भी दोनों साइन प्लस, इसलिए मैं इसको नहीं उठा रहा, इसको उठा रहा हूं। ठीक है, और करते हैं सॉल्व। मेरे मित्र इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि श्रीधराचार्य का नियम होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक, और बाई में 2a, यही होता है। कहोगे हाँ सर। अब इसकी कंपैरिजन आपको ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करना होगा। ठीक है, थोड़ा तेजी में काम करो। x बराबर b, तो देखो x का गुणांक b होता है, तो यहाँ x का गुणांक है क्या? -4b, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4b प्लस माइनस रूट के अंदर b², तो b² यानी 4b का स्क्वायर हो जाएगा 16b² माइनस 4ac, 4a a के जगह पर देखो a ही है, और c के जगह पर है -c, कोई बात नहीं, और बाई मेरे मित्र 2a a के जगह पर क्या? a के जगह पर a ही है। ठीक है, अब ये x बराबर माइनस का 4b लेकिन प्लस माइनस यहाँ क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लो। देखो ये 16b² है, माइनस माइनस प्लस 4ac होगा, तो मेरे भाई आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखो, 16b² है और प्लस में 4ac होगा। क्या इन दोनों में आपको 4 कॉमन दिख रहा है? यहाँ से b² प्लस में क्या होगा? ac, है ना। 4 कॉमन दिख रहा है आपको? कहोगे हाँ सर 4 कॉमन तो दिख रहा है। आप जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4b² हो जाएगा और यहाँ पर मेरे मित्र ac होगा। 4 चौके है, एकदम ध्यान से इस बात को देखना, तभी जाके मेरे भाई आपको अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो, ये को फालतू में ब्रैकेट आ गया। देखो इसका इससे गुना करोगे तो यही होगा, और इसका इससे गुना करोगे तो ये होगा, तो मतलब इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा। अब 4 का वर्गमूल तो 2 होना है। कहोगे हाँ जी सर, तो ये आपका हो जाएगा 4b² और प्लस मेरे मित्र आपका ये ac। तो आपने फाइनली इसको जब सॉल्व किया तो क्या देखा? देखा कि 2 बाहर आएगा और रूट के अंदर 4b² प्लस मेरे दोस्त क्या बचेंगे? 4b² प्लस यहाँ पर ac बचेंगे, तो 4b² और प्लस में ac बचेंगे। अब ये देखिए क्या 2 कॉमन इसमें से भी आना है और 2 कॉमन इसमें से भी आना है। ले लीजिए 2 कॉमन। जैसे ही आप यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? माइनस का 2b प्लस माइनस, और यहां सीधा सीधा बच जाएगा 4b² प्लस मेरे मित्र ac, और बाई में मेरे दोस्त क्या है? 2 इंटू a। तो आप यहां यही देखेंगे कि सर आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। कहोगे हाँ जी सर। अब a से यहां गुना हो जाएगा ax बराबर -2b प्लस माइनस, और ये क्या? रूट के अंदर मेरे मित्र 4b² प्लस में ac। अब मैं आपसे कहता हूं कि यही वो इंफॉर्मेशन है, यही वो सॉल्यूशन है। क्या यही वो सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन में दिया है?
एक्स बराबर -2b प्लस माइनस 4b² प्लस ऐसे, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा ये मानना कि दिया गया हल ऑप्शन नंबर बी का है, ये करेक्ट हो गया। तो मेरे मित्र ये दोनों का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वेशन वेरी कर रहा है, मतलब इक्वेशन अलग है। जब इक्वेशन अलग होगा तो सॉल्यूशन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह से बनेंगे? मेरे दोस्त सिंपल सा जान लो कि कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे ही, और जिनको आपको लास्ट में हल करना है, ठीक है। पहले कैलकुलेटिव को टच नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्त इसको कैसे करेंगे? ये हमसे कह रहा है कि सर एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। मुझे क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और यूनियन सी चाहिए। जानते हो इंटरसेक्शन क्या होता है? जिसका इंटरसेक्शन निकालोगे उसमें जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आता है। यानी कि आज ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, दोनों में केवल और केवल एक एलिमेंट कॉमन है 8, यही हो गया इंटरसेक्शन। अब इसका यूनियन निकालना है सी के साथ, तो सी जो है ना वो एक ऐसा सेट है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। और मेरे मित्र यूनियन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन आता है उसमें से एक लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिख लेते हैं। तो आज इन दोनों का यूनियन जब निकालेंगे तो इसका यूनियन होगा 8 और 2। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाहो तो आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से कैसे? एमवा पद 1/n है। तो मेरे मित्र एमवा पद अगर 1/n है तो एमवा पद क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n है। दूसरा मेरे मित्र nवा पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 1/m हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहता हूं, आप चाहो तो इस दोनों को सॉल्व कर लो। आप जैसे ही दोनों को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि a का मान भी 1/mn आ गया, और मेरे मित्र यहाँ पर d का मान भी 1/mn आ गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए m nवा पद। m nवा पद क्या होगा? तो a प्लस, ठीक है, mn माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे मित्र a ये आपका 1/mn प्लस ये mn माइनस 1 और d का मान भी 1/mn है। आप यहाँ फाइनली यही देखेंगे कि 1/mn रहेगा। 1/mn को mn से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1/mn को 1 से गुना करेंगे तो 1/mn हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ प्लस में वही चीज़ यहाँ माइनस में। आंसर कितने हो गए? 1 हो गए। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पर चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन हो जो कि मेरे दोस्त आपको याद रहे, ठीक है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हो जिसको आप याद रखिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, पेपर के अंदर। अब देखिए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। अगर आपने यहाँ देखो एमवा पद का m गुना और मेरे मित्र nवा पद का n गुना यदि कहीं बराबर दिख जाए, एमवा पद का m गुना और nवा पद का n गुना कहीं बराबर दिख जाए किसी एपी का, तो सीधे याद रखना m प्लस nवा पद जो है वो सदैव 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना अगर इक्वल है, तो मेरे मित्र आपसे कोई 11 प्लस 7 यानी 18वां पद पूछ ले तो डायरेक्ट आप आंसर 0 कह देना, ठीक है। दूसरी बात, मेरे मित्र p पदों का योग अगर q हो, ठीक है, और q पदों का योग अगर p हो, तो मेरे मित्र सीधे याद रखना कि p प्लस q पदों का योग क्या होगा? माइनस p प्लस q, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा इंफॉर्मेशन। और तीसरा इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त यही है, इसको ध्यान रखोगे कि अगर mवा पद 1/n है और मेरे मित्र nवा पद अगर 1/m है, तो वैसी स्थिति में mnवा पद जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। mnवा पद जो होगा ऑलवेज 1 होगा। तो मेरे मित्र पेपर बगल में है, इतना छोटा सी चीज तो याद रखा जा ही सकता है, ठीक है। इतना छोटा सा चीज तो मेरे मित्र याद रखा जा ही सकता है। ओके, क्या ये ध्यान रहेगा आपको? क्या आपको ध्यान रहेगा मेरे दोस्त? p पदों का योग q, q पदों का योग p, तो p प्लस q पदों का योग क्या होगा? माइनस में मेरे दोस्त p प्लस q हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे भाई कुछ बात को ध्यान रखोगे तभी आप टाइम बचा पाओगे। ओके, आओ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त ये देखो, ये क्या है? ये log m
माइनस लॉग एन बराबर 1। एक्स का मान क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस बराबर क्या होना है मेरे मित्र, लॉग एम बाई एन, और बेस में ए जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां भी होगा लॉग एम टू द बेस 10 लॉग एन टू द बेस 10। बेस एकदम सेम होना चाहिए तभी ये रूल लगेगा। बेस सेम है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, लॉग। मेरे मित्र आप लिख सकते हो x प्लस 1 और बटे x माइनस 1। ठीक है, और बेस में 10 जैसे है 10 रहेगा बराबर में। एक और बात बताता हूँ, लॉग का जो सबसे स्टैंडर्ड रूल होता है वही होता है, लॉग एक्स टू द लॉग ए टू द बेस बी और बराबर अगर x है तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, तो a बराबर यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ का बेस है वो बेस रहता है और बराबर वाली चीज इसका पावर बन जाता है, बराबर वाली चीज इसका पावर बन जाता है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त वही काम यहाँ पर करते हैं। हम यहाँ से लॉग हटाना चाहेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एज इट इज रहेगा, जो यहाँ का बेस है वही बेस रहेगा, बराबर वाली चीज का पावर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे दोस्त थोड़ा सा आगे जाकर 10 की पावर 1 तो 10 ही होना है। अब क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करोगे तो मित्र ये 10 गुना एक्स आपका 10x और माइनस का 10, एक से इधर गुना हो जाएगा x प्लस 1। क्या करोगे 10x में x घटेगा 9x और मेरे दोस्त ये जाके आपका 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 11/9। तो फिलहाल मेरे दोस्त आपका 11/9। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आपका ई हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है भाई, आओ। क्या इसमें आपने आंसर बना दिया था? ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट करते हुए आगे बढ़ना। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के लिए अच्छा सवाल। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, अब देखो एक मूल उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे बताओ, अगर मैं ये द्विघात है सॉल्व करूंगा तो एक्स का 2 मान यहां भी आएगा, कहोगे हाँ सर, और ये भी द्विघात है, इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स का 2 मान यहां भी आएगा है? तो जब x का 2 का मान इसका भी आएगा, x का 2 मान यहाँ भी आएगा, फिर एक मूल कॉमन का क्या मतलब है, एक मूल कॉमन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x के जो 2 मान आएंगे और यहाँ पर जो x के 2 मान आएंगे, उन दोनों में से एक मान जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, एक मान जो होगा वो सेम होगा। तो मान लेते हैं दोनों ही समीकरण के जो कॉमन रूट है, जो उभयनिष्ठ मूल है मेरे में, तो उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, अल्फा। अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, कॉमन मूल है, तो मेरे दोस्त मूल का क्या काम होता है, किसी समीकरण का कोई मूल तभी होगा जब वो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब x के जगह जब हम इसमें अल्फा रखेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो लीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस मेरे दोस्त ए अल्फा प्लस बी बराबर क्या, 0 हो जाएगा, 0 कर देगा। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि अल्फा इसके भी मूल है, यहां भी x की जगह अल्फा रखोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा और प्लस ए, इसको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। मेरे मित्र आप सच मायने में देखो तो दोनों का आरएचएस सेक्शन आपको सेम नजर आ रहा है। अगर दोनों का अगर वैल्यू 0 है तो मतलब ये भी अगर 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये भी बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल कर सकते हैं। कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा और मेरे दोस्त प्लस में ए। अब यहां से देखिए, ध्यान से अगर देखा जाए तो मेरे मित्र अल्फा स्क्वायर तो खत्म हो जाएंगे। कैसे, अरे इधर आएगा तो घट के खत्म ही हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अब मैं चाहूंगा कि मेरे भाई ये माइनस में ए अल्फा है ना, ले आओ उधर से बी अल्फा को, प्लस बी अल्फा होगा, ये आपका ए, बी जाके उधर माइनस में हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस अल्फा ए, यहाँ पर आप अल्फा कॉमन कर लो। अल्फा जब कॉमन करोगे बी बचेगा प्लस में, लेकिन ए बचेगा आपका माइनस में। यहाँ पर आप माइनस कॉमन कर लो, अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो इस अर्थ में मेरे दोस्त आप यहाँ कटते देखोगे, बी माइनस ए से बी माइनस ए एक बार में कट गया, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो मित्र मेरे अल्फा बराबर -1 हो गया। अब आपको पता है अल्फा बराबर -1 आ गया ना, तो आप तो जानते हो कि अल्फा दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा बराबर -1 इधर रख दो चाहे उधर रख दो, बात सेम ही आना है।
अगर आप इधर ही रखना चाहोगे अल्फा बराबर 1 तो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो प्लस b हो जाएगा, और ये आपका मेरे दोस्त a हो जाएगा, और बराबर क्या 0। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आप इधर भी अल्फा का मान -1 अगर रख लेते हो तो यहाँ क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे ये प्लस a हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त हमारा प्लस b है। तो मेरे भाई जो यहाँ इंफॉर्मेशन आना है वही वहाँ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भैया अगर दोनों समीकरण के एक मूल अगर कॉमन है, ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन आएगा, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा 1 + a + b = 0, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन में से था, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रास्ते आसान कब होते हैं? जब प्रयास पॉजिटिव दिशा में होता है, थिंकिंग पॉजिटिव दिशा में होता है ना। अब आप फाइनल राउंड पे आ चुके हैं, तो अब कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है, जो भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं मेरे मित्र, ये क्या है। धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं दिया हुआ है। कहता है यदि धातु 1 सेमी क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन क्या होगा, और वजन देखो केजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, जैसे ही आंतरिक और बाह्य त्रिज्या की बात कर लिया, इसका मतलब ये पाइप जो है, ये मेरे दोस्त पाइप खोखला है। पाइप कैसा है, खोखला। तो मेरे मित्र जब पाइप खोखला हो, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, पाइप खोखला है मतलब मामला खोखला बेलन की है, खोखला बेलन की, घबराने की कोई बात नहीं। पाइप का जो लेंथ दिया हुआ है 7.56 मीटर है, मीटर को आप 100 से गुना कर दो, सेमी हो जाएगा, यानी 756 मीटर हो गया। तो मेरे दोस्त आपका 756 मीटर हो गया। क्या कोई परेशानी है? नहीं। दूसरी बात मेरे दोस्त, क्या दूसरी बात यह है, इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों ही आपको दिया हुआ, ठीक है। अब पाइप का वजन जानते हैं क्या होगा, खोखले बेलन का वजन ही पाइप का वजन होगा, और खोखले बेलन का वजन मतलब वॉल्यूम क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। तो मेरे मित्र ये पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी तो कह ही सकते हैं, और इंटू हो गया एच। अब आप बैठाइए, पाई का मान कहा 22/7 लीजिए, आर प्लस आर, जब आर प्लस आर कीजिएगा तो 2.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 4, और आर माइनस आर कीजिएगा, 2.5 में से 1.5 घटा दीजिएगा 1 हो जाएगा, और इंटू में मित्र हाइट कितना है 756 सेमी, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त जब आर प्लस आर करेंगे, एगो सेमी यहाँ, आर माइनस आर करेंगे 1 सेमी यहाँ, 1 सेमी हाइट वाला, यानी कंप्लीट सेमी क्यू हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपने यहाँ पर क्या किया, इसको सेमी क्यू में क्या निकाला है, अभी वॉल्यूम निकाला है। आपको पता है कि 1 सेमी क्यू किसके बराबर है, 7.5। तो मेरे मित्र जैसे ही आप इसको 7.5 ग्राम से मेरे भाई इसको गुना करते हैं, तो 7.5 ग्राम से जैसे ही इसको गुना करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन ग्राम में आ गया। लेकिन आंसर मुझे केजी में चाहिए, तो केजी में चाहिए तो आपको यहाँ ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। 1000 से जैसे ही भाग देंगे, अब जो आपका रिजल्ट है वो मेरे मित्र केजी में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, ठीक है। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर लोगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आओ मेरे दोस्त अगले सवाल को देखें। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। हमें क्या बोला सर, आप बताइए, वर्ग अंतराल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, 20 से 30 की संचयी बारंबारता यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने आना चाहिए। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तनिक वो देखो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, सी एफ संचयी बारंबारता, तो क्या करना है, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखना है, उसके बाद कोना कोनी जोड़ना है, 4 और 6 10, 10 7 मेरे मित्र 17, 17 2 मेरे मित्र 19। क्या कहा, 4 को ऐसे ही लिखो, 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, ठीक है। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 20 से 30 का संचयी बारंबारता क्या होगा। तो देखो 20 से 30 का संचयी बारंबारता क्या है,
तो 20 से 30 का संचयी बारंबारता मेरे मित्र 17 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सिंपल सा चीज समझ में आ गया होगा। आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई कल सेट नंबर 1 जब मैं सॉल्व कर रहा था तो इसे मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी जब पाई बाई 2 होगा तो 10a 10b 10b 10c 10c 10a ये 1 के बराबर होगा। मैं आपको वहां बता चुका हूं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना सेट नंबर 1 में, वहां पर आप आराम से समझ जाओगे। पूरा मैंने इसका डिटेल किया है। ठीक है भाई, तो पूरा मैंने डिटेल किया है, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं। ठीक है, चले आगे। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। तो मेरे दोस्त इसको सेट नंबर 1 में मैं बताया, आप वहां से देख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि के किस मान के लिए, के का वो मान बताइए जिसके लिए ये समीकरण और ये समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल समझते हो? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन का मामला कब बनता है? जब a1 बाय a2 बराबर है ना डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। यही है मेरे दोस्त यूनिक सॉल्यूशन। अब आप देखो यहां पर a1 क्या होगा। प्रथम समीकरण में x का गुणांक ये आपका a1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है ये आपका a2 है। डज नॉट इक्वल्स टू, प्रथम समीकरण में y का गुणांक ये आपका b1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो है ये आपका b2 है। यहां से k डज नॉट इक्वल्स टू 6 आएगा। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है k का मान अगर आप 6 रखते हैं, डज नॉट इक्वल्स टू का मतलब k का मान 6 नहीं हो सकता। k का मान 6 नहीं हो सकता, यानी 6 को छोड़कर आप कोई भी मान लीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 लीजिएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। डज नॉट इक्वल्स टू का यही मतलब होता है। तो क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा ना, यूनिक सॉल्यूशन हो इसके लिए k का मान क्या होना चाहिए? तो मेरे मित्र यूनिक सॉल्यूशन हो इसके लिए k का मान 6 नहीं होना चाहिए। तो 6 नहीं होना चाहिए मतलब 6 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? के डज नॉट इक्वल्स टू 6। ये तो खुद ही कह रहा है कि बिल्कुल 6 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये सही है। और ये कह रहा है के का मान 12। अब तरीक सोचिए, के डज नॉट इक्वल्स टू 6 का मतलब है 6 को छोड़कर आप कोई भी मान ले ले, यानी कि के का मान अगर आप 12 भी लेते हैं तो भी यहां पर यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, बस 6 नहीं होना चाहिए। तब तो इस अर्थ में हमारा ए और मेरे दोस्त सी दोनों ही आपका सही हो गया। ठीक है, एक क्यों ऐसा ही हुआ? क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा है कि मुझे 6 नहीं चाहिए है, तो 6 नहीं चाहिए मतलब सही है, 6 के अलावा कुछ और है ना। और ये कह रहा है के का मान 12, 12 चलेगा। क्यों? क्योंकि के का मान सिर्फ 6 नहीं चलेगा, बाकी आप कोई मान ले लो, एकदम यूनिक सॉल्यूशन होना है। ठीक है, तब तो यहाँ ए भी सही है और सी भी सही है, तो क्या कह सकते हो? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है मित्र? ये कह रहा है किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही बार चक्रवृद्धि पर निवेश करने पर परिपक्वता अवधि पर कितना रुपए प्राप्त होते हैं। यहां परिपक्वता अवधि का मतलब क्या हो गया? टाइम पूरा होने पर ये पैसे प्राप्त होते हैं। बताओ मैंने क्या पैसे इन्वेस्ट किए थे, यानी प्रिंसिपल चाहिए है ना। अब देखो 10% जो है ना मित्र, ये रेट है, वार्षिक रेट। वार्षिक रेट का मतलब क्या हुआ? 12 महीने का रेट। तो 12 महीने का रेट अगर 10%, हमें छमाही रेट चाहिए मतलब 6 महीने का रेट चाहिए। रेट का कन्वर्जन टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 महीने का रेट है 10%, तो 6 महीने का रेट क्या होगा मेरे मित्र? ये आपका 5% हो जाएगा। आपको गए सर 12 महीना में 10 तो 6 महीना में 5 होगा। ठीक है, 12 महीना में 10 तो बताओ 8 महीना में 8 माही संयोजन भी होता है, 4 माही संयोजन भी होता है। फिर तो आप गड़बड़ा जाओगे, कहोगे हाँ सर। तो ये तरीका आपका बेस्ट है। ठीक है भाई, आओ। तो 5% रेट का मतलब क्या है? कि हमारा पैसा 5% से बढ़ेगा, मतलब 1/20 से बढ़ेगा हर 6 महीने पर, क्योंकि यहां छमाही संयोजन हो रहा है। टाइम का जिक्र नहीं किया है तो मतलब समझिए प्रति वर्ष, यानी कि टाइम का जिक्र अलग से नहीं किया है, इसका मतलब 1 साल का ही मामला है ना। यूनिट टाइम वार्ष। ठीक है भाई, तो 1 साल में कितने छमाही होंगे मित्र मेरे? 2 छमाही होंगे। 2 छमाही होंगे मतलब आपका पैसा 2 बार बढ़ेगा। लो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो ले लेता हूं,
1/20 की वृद्धि होने का मतलब 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। अगले छमाही में भी 1/20 की वृद्धि यानी कि 20 से 1 बढ़कर आपका 21 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप देख सकते हो पूरे साल में मेरे दोस्त आपका 400 रुपए जो है वो बढ़कर 441 हो जाएगा। यही जो मेरे दोस्त बढ़कर हो गया है इसी का मान दिया है 44,100। तो भैया यहां से अगर देखें तो हमें 100 गुना दिख रहा है, तो आप इधर भी 100 गुना कर लो। जैसे ही 100 गुना करोगे तो आपको यहां पे 40,000 दिखेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप 40,000 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये क्या कह रहा है मित्र। ये कह रहा है कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक क्या होगा। मॉड, मॉड किसको बोलते हैं? जिस चरमान की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वो चरमान बहुलक होता है। मेरे मित्र यही आपका इस वक्त चरमान है। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यहाँ है। तो मेरे मित्र ये देखिए, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम यहां पर। तो मेरे भाई अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो 12 है वो किस चरमान का है? 10 का। तो जिस चरमान का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वो चरमान बहुलक होता है। बहुलक यहां 12 को मत कहना, यहां बहुलक 10 होगा क्योंकि चरमान 10 है। ठीक है, तो मेरे मित्र यहां बहुलक क्या होगा? 10। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मित्र कहता है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिनके मूल अल्फा और बीटा है। तो आप मुझे वो समीकरण बताइए जिनके मूल अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1। मेरे दोस्त सबसे पहले अल्फा की पावर -1 का मतलब 1/अल्फा, बीटा की पावर -1 का मतलब 1/बीटा। यानी आपको इस दोनों मूल का प्रयोग करके समीकरण बताना है। मूल कोई भी यूज करना हो, द्विघात समीकरण का एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर मेरे मित्र मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या कहोगे सर? 0। ठीक है, तो जल्दी से आपको ये फाइंड करना होगा। अब देखो मेरे दोस्त, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, दो चीज तो निकाल ही सकते हैं। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा? -b और बाई में a, यानी हो जाएगा -a/c। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। मेरे दोस्त इसकी कंपैरिजन आपको किससे करना है? ax² प्लस bx और प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो देखो c के जगह क्या है? b, तो लिखोगे आप b, और a के जगह तो आपका c है, तो मेरे मित्र आप c लिखोगे, है ना। अगर मान लो किसी को ये समझ में नहीं आया होगा कि मूलों का योग -a/c कैसे हुआ, मूलों का गुणनफल b/c कैसे हुआ, तो इसी चैनल पर मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया है, आप वहां जाके देख लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो गया आपका है, क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर फाइंड करना हो तो ये एलसीएम लेने पर अल्फा बीटा और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा तो मैंने देख लिया, a/c आया है, और अल्फा इंटू बीटा जो है b/c आया है। c से c कट गया, यानी आपका -a/b आ गया। तो मेरे दोस्त आपने ये देख लिया x², ये -a/b हो गया इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस मेरे दोस्त 1/अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? b/c। तो b/c, तो c कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि मेरे मित्र यहाँ पर एलसीएम तो b हो ही जाएगा। एलसीएम b होगा तो मेरे मित्र ये आपका bx² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आपका ax हो जाएगा, और मेरे दोस्त प्लस c बराबर 0। b से इधर गुना होकर b खत्म हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका bx² प्लस ax और प्लस c बराबर 0। तो चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा? bx² प्लस ax प्लस c नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसा लग रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे मित्र ये क्वेश्चन क्या है? ये आपसे देख रहे हो, ये एक पावर सर्च इंडिसेस घातांक और करनी का क्वेश्चन है। घातांक और करनी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, प्यार से देखना। अब देखो सबसे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए। कहोगे दो चीज क्या?
मित्र मेरे, यहाँ देखो तो x की पावर m और बटा x की पावर n, आधार समान तो भाग में पावर घटेगा, यानी m माइनस एन। एक रूल तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे ये x है ना, और x पर अगर mth रूट है, इसका मतलब होता है x की पावर, मेरे मित्र 1/m। x का मतलब, इसका मतलब है x की पावर 1/m। ठीक है, आइए तो जल्दी से काम करते हैं, एक साथ ऑपरेशन करेंगे। दोनों एक साथ ऑपरेशन होगा। सबसे पहले a की पावर क्या होगा, a की पावर x बटा a की पावर y है, तो हो जाएगा आधार समान भाग में पावर घटेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे मित्र इसको एक्स वाई रूट है ना, ये हो जाएगा सीधे 1/xy इंटू, दूसरा देखिए a बाय वाई बटे ए की पावर y अब बटे ए की पावर z, आधार समान भाग में पावर घटेगा, तो a की पावर हो जाएगा y माइनस जेड, और इसकी पावर ये वाई जेड रूट है ना, ये हो जाएगा 1/y, और इंटू मेरे मित्र यहाँ भी देखो ए की पावर जेड ए की पावर एक्स, आधार समान भाग में पावर घटेगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जेड एक्स रूट है ना, 1 बाय आपका जेड एक्स हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां से अगर हम देख भी ले क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगला ए, ये दोनों आपस में गुना होगा, तो हो जाएगा मेरे मित्र एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई। ठीक है, और इंटू ए की पावर मेरे मित्र होगा वाई माइनस जेड बाई वाई जेड, इंटू ए की पावर हो जाएगा जेड माइनस एक्स और बटा जेड एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, अब आप यही करेंगे कि आधार समान है गुना में पावर जुड़ेगा, एक आधार लिख लीजिए, सारे पावर को जोड़िए, और सारे पावर को जोड़िएगा थोड़ा ढंग से जोड़िएगा, ठीक है, बच्चे की तरह नहीं। अगर जोड़ेंगे बताइए, सबसे पहले इसका क्या मतलब हो सकता है, ये देखिए तो x माइनस वाई और बटा एक्स वाई का मतलब, क्या इसको x बाय एक्स वाई और माइनस वाई बाय एक्स वाई नहीं लिख सकते, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल, एलसीएम लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। चलिए तो अलग अलग भाग देंगे, x से x कटेगा यानी 1/y, और y से y कटेगा यानी 1/x, आपको हो गया हाँ जी सर। तो देखो यहीं पर जब x में xy से भाग देंगे तो 1/y होगा, माइनस y में xy से भाग देंगे तो 1/x होगा, कहोगे हाँ सर। और सभी जुड़ना है इसलिए बीच में प्लस, यहाँ y को yz से भाग देंगे तो 1/z, माइनस z को yz से भाग देंगे 1/y, प्लस ये पावर भी जुड़ेगा, इसको भी अलग अलग कर दो, z/zx करोगे 1/x हो जाएगा, और x/zx करोगे 1/z हो जाएगा। अब आप तनिक ध्यान से देखो क्या मेरे मित्र, यहाँ पर 1/y से 1/y घट के 0 हो जाएगा, 1/x घट के 0, 1/z से 1/z घट के 0, तो मतलब सीधा पावर 0 हो जाएगा, और मेरे मित्र किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है। अब यहाँ ये मत समझना कि कट रहा है, कटता है भाग में, लेकिन प्लस माइनस सब घटता है, सब घट रहा है। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90। चले 92। ठीक है, अब 92 मेरे दोस्त क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है सर आप माध्यिका निकालो, मीडियन। देखो मीडियन बराबर कंसेप्ट क्या होता है, पहले तो ये समझना, मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ और इंटू एच। ठीक है, जब भी आपको मीडियन निकालना हो सबसे पहले संचयी बारंबारता, दो तीन बातों का ख्याल रखना। एक, क्लास इंटरवल जो होना चाहिए वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि किसी क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास का लोअर लिमिट होना चाहिए, और यहाँ पर है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से समझो है ना, क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग होना चाहिए, यानी किसी का अपर लिमिट अगला का लोअर लिमिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लास हमको ओवरलैपिंग चाहिए था, बिल्कुल ओवरलैपिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी के साथ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको ये चेक करना होगा कि फ्रीक्वेंसी है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मेरे मित्र कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब संचयी बारंबारता। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने के लिए संचयी बारंबारता ही दे देता है, लेकिन आज ये संचयी नहीं है, क्योंकि संचयी बारंबारता जिसका इंग्लिश कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान होती है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे हो ये बढ़ा लेकिन फिर घट गया, ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है। तो रेंडमली जब नंबर आता है बड़ा छोटा वो फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे मित्र ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी आपको जल्दी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले क्लास को मेरे मित्र थोड़ा सा हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि दिखेगा। ठीक है, आओ कॉम्युलेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखिए, उसके बाद कोना कोनी जोड़िए, 5 और 10 मित्र 15, 15 और 20 मित्र 35,
35 और 4 39, 39 और 1 मेरे मित्र 40। एक बार चेक कर लो, 5 है तो 5, 5 10 15, 15 20 35, 35 4 39, 39 और 1 40। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। ये सब पता है क्यों कर रहे हैं, माध्यिका वर्ग की तलाश के लिए। माध्यिका वर्ग क्या होता है ये कला आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे आप कैपिटल एन कहते हैं वो निकालना होगा। तो आज सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। अरे भैया, अगर आपने कॉम्युलेटिव को जाना होगा पहले से, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी होता है ना, वही सभी फ्रीक्वेंसी का योग होता है। आप इन सब को जोड़ेंगे ना 40 ही आएगा, यानी एन आपका आ गया है 40। अब आपको तुरंत से n/2 निकालना होगा। तो n/2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये n/2 का जो मान है इसको आपको ढूंढना होगा कहाँ, n/2 का मान आपको खोजना है संचयी बारंबारता में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लीजिए n/2 का मान 20 है। 20 को अपने हथेली पे लीजिए और खोजिए, क्या कहीं पे 20 है, नहीं। अगर कहीं पर 20 मिल जाता तो वही क्लास मीडियन क्लास होती। अगर n/2 का मान संचयी बारंबारता में एग्जैक्ट नहीं मिले तो उससे जस्ट बड़ा, 20 से जस्ट बड़ा 35, यानी कि ये वाली जो क्लास है यही क्लास हमारी, मेरे दोस्त ये वाली जो हमारी क्लास है यही क्लास मीडियन क्लास होगा। लीजिए ये क्लास जो है आपका मीडियन क्लास होगा, ठीक है। और अब जैसे मीडियन क्लास मिल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे, अरे माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो f होता है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता c होता है। माध्यिका वर्ग की जो लोअर लिमिट है उसे l कहते हैं। l का मान आपका 40 हो गया। h कैसे निकालते हैं, h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, h हो गया 10, ठीक है। तो मेरे भाई आपको f भी मिल गया, c भी मिल गया, n/2 तो जानते ही हो, h भी निकाल चुके हो, तो सीधे बैठा दो। आप जैसे बैठाओगे देखो l का मान कितना है 40 प्लस n/2, n/2 अगर करोगे तो ये आपका 20 होगा, माइनस c, तो मित्र मेरे c आपका कितना हो गया 15 हो गया, और बटे f, f आपका क्या है 20, और इंटू h, h वहां से देखो 10, मित्र यहां से देखोगे 40, ये हो जाएगा आपका क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये बचेगा 5, 5/2 हो जाएगा 2.5, 2.5 को ऐड कर दोगे 42.5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 42.5 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र कौन सा, 42.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे मित्र 42.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 9:40 हो रहा है, मैं 10 बजे शूट करके निकलूंगा, क्योंकि 10 बजे गेट बंद हो जाता है। और आज मेरे दोस्त निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुबह के अर्घ में छठ मेरे नाम का होता है। आप लोग का क्लास डिसकंटिन्यू नहीं हो, इसके लिए मैंने अपनी माता से रिक्वेस्ट किया कि आप पटना ही आ जाइए और यहीं छठ कर लीजिए। तो माँ है ना, क्योंकि मेरे नाम से छठ होता है, तो माता मेरी पटना ही आ गई छठ करने के लिए। तो मेरे भाई छठ घाट पे मेरा जाना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए मुझे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ गेट बंद हो जाएंगे तो सुबह फिर 7 बजे खुलेंगे, है ना, और 7 बजे तक तो पूजा ही हो संपन्न हो जाएगा, है ना। और इसलिए मेरे दोस्त लगता है मुझे कि कुछ क्वेश्चन कम रह जाएगा, तो कुछ कम रह जाएगा तो कोई बात नहीं, कल जब मैं आपके सामने लाइव आऊँगा तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जहाँ तक हो सकता है इसको मैं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास 19 मिनट का टाइम है। आइए देखते हैं ये क्या है। मेरे भाई मुझे कह रहा है 10x का मान चाहिए। अब 10x का मान, 10x कैसे निकलेगा, साइन बाय कॉस 10 होता है। तो चलो एक काम कर लो, कॉस से डिवाइड कर लो, कॉस से इधर भी डिवाइड कर लो, और मेरे दोस्त कॉस से आप इधर भी डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, साइन बाय कॉस ये तो आपका 10 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी सर। कॉस बाय कॉस ये तो आपका 1 हो जाएगा, बराबर साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, यानी कि √6 10x। 10x चाहिए था, आपने 10x में कन्वर्ट कर लिया, 10x को एक तरफ ले जाओ मेरे मित्र, ये आपका 1 है, ये हो जाएगा आपका √6 10x, और ये 10x उस पार जाके मेरे मित्र माइनस हो जाएगा, ये आपके साथ एज इट इज रहेगा। इन दोनों में से मेरे दोस्त 10x कॉमन आएंगे, 10x कॉमन ले लीजिए।
आप जैसे ही 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √6 - 1 हो जाएगा। तो 10x बराबर हो क्या जाएगा, इधर आपका 1 है, √6 - 1 इधर आके भाग में आ जाएगा, √6 - 1 रेशनलाइज करोगे, √6 + 1 से गुना, √6 + 1 से भाग, तो ऊपर तो √6 + 1 ही रहेगा, नीचे a - b × a + b, a² - b² क्या हो जाएगा 5। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका आंसर कितना 5। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़े आगे, आप कहोगे हाँ जी सर बढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेरे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि सर किसी चतुर्भुज के ये 4 शीर्ष हैं, बताओ वो चतुर्भुज कौन सा है। मेरे भाई इसमें विलंब नहीं करोगे क्योंकि आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा स्पीड हो जाना तुरंत से। ठीक है, ये आपका -3, 0 हो गया, ये आपका 0, -4 है, और मेरे मित्र ये आपका 4, -1 है। इतना तो मेरे दोस्त शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपको पता अवश्य होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने में, है ना, अगर चतुर्भुज का निर्माण करना है तो आपको क्या करना है, चारों भुजा भी निकालना है और डायगोनल भी निकालना है, तभी डिसाइड हो पाएगा किस चतुर्भुज के शीर्ष है। दो बिंदु के बीच की दूरी का मान निकालने आता ही होगा, मैं थोड़ा तेजी में निकालूंगा। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, आज ही दोनों बिंदु के बीच की दूरी लेंगे ना, x का अंतर लेंगे, -3 और 0 का अंतर -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 और 4 का अंतर होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √25 का मान 5 होगा। फिर मेरे मित्र क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए x का अंतर, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 यहाँ घटने की बजाय जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 और -3 यानी +3, तो 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 - 0 यानी कि y का अंतर लेंगे तो y यहाँ का 3 है, यहाँ का 0 है, 3 और 0 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 25 यहाँ पर 5 होगा। मेरे मित्र हम यहाँ भी देखने जाते हैं, तो यहाँ भी अंतर लीजिए, 4 और 1 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर देखो -1 में से -1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16, यानी यहाँ पे आपको 5 दिखेगा। मेरे मित्र फाइनली आपको ये भी निकालना होगा, अगर आप ये निकालते हैं तो देखिए 4 और 0 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ देखो -1 में -4 घटाओगे तो -1 में घटाना है -4 को, क्या हो जाएगा 3, तो -1 में -4 को घटाओगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी आपको 5 दिखेगा। आपने देख लिया कि चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है तब तो आयत तो होगा नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजाई बराबर होता है आयत में, यहाँ तो चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर रोम्बस का होता है और चारों भुजा बराबर स्क्वायर का होता है, रोम्बस का होता है और स्क्वायर का होता है। ठीक है, दूसरी बात मेरे दोस्त, अब ये रोम्बस है कि स्क्वायर, इसके लिए डायगोनल निकालना होगा। चलो एसी निकालते हैं, और मेरे दोस्त क्या, और मेरे दोस्त हम बीडी निकालते हैं। ठीक है, तो एसी और बीडी अगर हम निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे हो क्या जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आप कहोगे सर अगर एसी निकालोगे ना, एसी एक्स का अंतर लो, 0 और 1 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस y का अंतर ले लो, -4 में से आप 3 घटाओगे, -7, -7 का स्क्वायर 49, यानी आपका ये √50 हो गया। ठीक है, अब बीडी निकालो, बीडी -3 में 4 घटाओगे -7, -7 का स्क्वायर 49, प्लस 0 में -1 घटाओगे 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी आपका √50 हो गया। मतलब चारों भुजा भी बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गया। तो चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होता तो रोम्बस होता, समचतुर्भुज, लेकिन चारों साइड बराबर और डायगोनल भी बराबर, तब तो ये रोम्बस नहीं हो सकता है ना, तब तो मेरे मित्र ये रोम्बस नहीं हो सकता, ये एग्जैक्ट हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती से उपयुक्त में से एक से अधिक बनाते हैं, क्यों, रोम्बस का कोई चांस ही नहीं है, तो आप रोम्बस कैसे बोल रहे हो, रोम्बस कब होता है, समचतुर्भुज कब होता है, जब चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं, तो रोम्बस, चारों साइड इक्वल डायगोनल भी इक्वल तो सीधा स्क्वायर, तो फिर यहाँ एक से अधिक कहां से आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र ये क्या है, कहता है किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण 150 है, इसकी कितनी भुजाएं होगी। इसको मैंने डिटेल में पॉलीगन पढ़ाया है, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो किसी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री और बटे n, ये है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला, जो दिया हुआ है 150। अब आप यहां से सॉल्व करने जाएंगे मेरे मित्र, ये 30 छके और 30 बचे, ये हो जाएगा 6n और -12
बराबर ही हो जाएगा 5n, यानी फाइनली n का मान कितने हो जाएंगे 12। n का मान आपका कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, ऐसे तो बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग 150 डिग्री। अब अंतःकोण क्या दिया हुआ है 150, तो बहिष्कोण क्या होगा 30 डिग्री, और बहिष्कोण अगर 30 डिग्री होगा तो आप सभी जानते हैं बहिष्कोण का योग 360 होता है, जिसमें एक बहिष्कोण 30 डिग्री। इसका मतलब मेरे मित्र भुजाओं की संख्या क्या हो गई 12 हो गई, भुजाओं की संख्या क्या हो गई 12 हो गई। तो आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, कहोगे हाँ जी सर इतना तो पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे मित्र ये क्या है, ये कहता है कि एक टंकी ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी, एक टंकी है जो ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी और नीचे की ओर मेरे दोस्त 5 मीटर लंबी, सॉरी ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी, और मेरे दोस्त तली में 4 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी, तो मेरे भाई 3 मीटर गहरी है, भूमिगत रूप से बनाया गया है। बताइए इसमें पानी भरा जाएगा तो टंकी का आयतन क्या होगा। एक बात बताओ, आप जब कभी भी आसपास में कचरा का बहुत बड़ा सा आप देखते होगे, रोड के बगल में कचरा का एक डब्बा रखा होता है, कुछ इस शेप में होता है, कुछ इस शेप में होता है ना। तो मतलब नीचे सिकुड़ा हुआ, ऊपर थोड़ा सा फैला हुआ, एकदम वही डायग्राम मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। अगर आप उसको एक तरफ से देखोगे तो समलम दिखेगा और लगेगा कि समलम चतुर्भुज बना के उसी को थोड़ा सा मोटा कर दिया है। मैं डायग्राम बनाता हूँ तो समझ में आएगा। देखो मैं बना रहा हूँ आयत, मैं आयत बना रहा हूँ लेकिन थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ। देखो ये ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी है, आपके टंकी का ऊपरी हिस्सा है जिसकी लंबाई क्या कहा है 6 मीटर का है, और चौड़ाई कितनी का है, चौड़ाई मेरे मित्र कहा है 5 मीटर। कोई बात नहीं। अब इसी का निचला हिस्सा क्या है, निचले हिस्से में मेरे मित्र चौड़ी तो 4 है लेकिन लंबी 5 है, तो आइए मेरे दोस्त नीचे में भी लंबी तो 5 ही है ना, लंबी आपका 5 ही है, एकदम ध्यान देना, लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है, लंबा 5 ही है, लेकिन चौड़ा मेरे दोस्त 4 है, चौड़ा थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं, चौड़ा थोड़ा सा कम हो गया। अब आप मेरे दोस्त थोड़ा सा मिला दीजिए, अगर आप मिलाते हो देखो क्या हो, इसको आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे, फिर देखो इसको आप इससे मिलाओगे, और मेरे मित्र इसको आप इसको जो है आप इससे मिलाओ। आप देखो आपको खुद ही यहां पर दिख रहा होगा, ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है और नीचे में थोड़ा सा कम फैला हुआ है। ठीक है भाई, ओके। लेकिन ऊपर जिस तरीके से मेरे भाई हमारा 6 और 5 है, ये 6 और ये 5 है, मेरे मित्र ये अगर 6 है तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा 6 ही हो जाएगा, ये भी तो हमारा 6 ही होना है। ठीक है, ध्यान देना, ये भी तो हमारा 6 ही होना है, ये अगर 5 है तो ये भी हमारा 5 ही होना है। हो गया, हाँ जी सर। नीचे, नीचे का डायमेंशन क्या है 5 और 4, 5 और 4, ये 4 है तो मित्र ये भी हमारा 4 होना है, ये 5 तो ये भी हमारा 5 होना है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आप इस शेप को देख रहे हो, कहोगे हाँ सर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो इस शेप को थोड़ा गहराई से देखो, अगर आप इस शेप को थोड़ा सा गहराई से देखोगे तो आपको ये एक समलम चतुर्भुज दिखेगा जिसमें ये दोनों समांतर भुजा दिखेगा। ठीक है, और इस टंकी की गहराई, टंकी की गहराई का मतलब होता है लांबिक दूरी। मेरे मित्र इसकी जो लांबिक दूरी दिया हुआ है, गहराई, ये गहराई दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा चिन्हित कर दूं कि ए बी सी और डी, और कह दूं इस फिगर को थोड़ा साइड कर लो, आप जैसे इसको थोड़ा साइड करोगे तो आपको मेरे मित्र ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर तो 6 दिख रहा है, कहोगे हाँ सर, नीचे आपको 4 दिख रहा है, कहोगे हाँ सर, और यहां से यहाँ की जो लांबिक दूरी है ये मेरे दोस्त आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका समलम, यही आपका बेस है। ठीक है, और आप इसी बेस को क्या किया गया है, थोड़ा सा मोटा किया गया है, इसी बेस को थोड़ा सा मोटा किया गया है, ये जो शेप है थोड़ा सा मोटा किया गया है। ये जो अभी आप शेप देख रहे हो मित्र, ये जो आप शेप देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये जो शेप देख रहे हो ये शेप मेरे दोस्त प्रिज्म है, तो ये एक प्रकार का प्रिज्म है। ठीक है, जहां पर ये जो आपकी 5 है, ये 5 आपके प्रिज्म की लंबाई का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें कितने पानी अटेंगे इसके लिए हमें इसका आयतन लेना होगा, और आयतन क्या होता है बेस एरिया और इनटू हाइट।
ठीक है, तो जब भी हम प्रिज्म का वॉल्यूम लेते हैं तो ये आपका बेस एरिया और मेरे दोस्त इनटू हाइट होता है। हाइट मतलब प्रिज्म की लंबाई। बस 5 मिनट है। हेलो, आइए मेरे दोस्त, देखो जिसका डर था वही, गेट लॉक हो गया। अब गेट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी पता नहीं। रात भर हम लोग को यहीं पे रहना पड़ जाएगा, सुबह पूजा भी छूट जाएगा, है ना। कोशिश करते हैं गेट खुलवाने की। अभी आशीष सर गए हैं गेट खुलवाने के लिए। देखिए दोस्त, तो बेस एरिया, तो बेस में आपका समलम है, समलम का एरिया क्या होगा 1/2। समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा 6 और 4, मित्र मेरे आपका 10 और इंटू, अरे बेस में समलम है ना, तो समलम का एरिया तो लोगे ही। समलम का एरिया क्या होता है, अरे आधार का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा समलम का क्षेत्रफल और इंटू प्रिज्म की लंबाई 5 मीटर। समलम का क्षेत्रफल होता क्या है, समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2, समांतर भुजा का योग 6 + 4 और इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी, और ये हमारा हो गया 5 मीटर। यहां से आपका हो जाएगा 75 मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1000 सेमी क्यूब जो है वो मेरे मित्र 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 75 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा 75,000 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 75,000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे मित्र बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब मेरे भाई इसको देखो, यहां पर एक रूल मेरे दोस्त काम करता है, लॉग एम, लॉग ए और ये बी की पावर एम, और एक रूल होता है लॉग में, लॉग एम की पावर एन। जानते हो लॉग में जो मित्र पावर होता है वो आपका गुना में आ जाता है ना। और यहां देखो कभी कभी क्या होता है कि लॉग में बेस का पावर हो जाता है, जिसका लॉग है उसका पावर नहीं, बेस का पावर हो जाता है। ये बेस का पावर भी आता है गुना में, लेकिन ये आता है 1/m करके, है ना, 1/इनवर्स होकर के, लॉग ए टू द बेस बी। तो आज यही रूल की जरूरत यहां पर है। क्यों, क्योंकि देखो लॉग एक्स टू द बेस 9 का मान तो है, लेकिन मुझे लॉग एक्स का मान चाहिए, लेकिन 3 बेस के लिए चाहिए। लॉग एक्स का मान 9 बेस के लिए इतना है, और यहाँ लॉग एक्स का मान मुझे 3 बेस के लिए चाहिए। कैसे होगा, या तो मेरे दोस्त आप वो रूल लगा लो, अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप एक तरीके से और बना सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन चलो जब रूल लिखती है तो रूल पे ही बना देते हैं। ठीक है सर, बस इसको खत्म कर रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्त, ये आपका लॉग एक्स, ये जो 9 है ना, 9 का मतलब क्या, तो 9 का मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बराबर कितने, बराबर मेरे दोस्त 7/2। अब ये देखिए बेस का जो पावर है वो आपका गुना में आ जाएगा। आ गया गुना में, कहोगे हाँ जी सर, तो ये गुना में आ गया। अब आपका ये लॉग एक्स और टू द बेस 3 बराबर 7/2। देखो ये 2 से 2 कट गया मेरे मित्र, ये लॉग एक्स टू द बेस 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सुबह सुबह का रग है, तो मेरे दोस्त जाना होगा, किसी तरह से गेट खुला दिया गया है ना। तो यहीं पर रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, कल यहाँ से आगे हम लाइव ले लेंगे। ठीक है, तो आज 27 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कैसा आपको लगा आप ज़रूर कमेंट करना। साथ ही साथ याद रखना कल सुबह का राग यानी 20 नवंबर रात में हम लोग 9:15 पर 5000+ लाइव आपकी ओर से हम लोगों के लिए ये प्यार होगा। ठीक है, थैंक यू।